हाय स्टूडेंट। जीआईडी के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे कि अगर जो जीएसटी में जाते हैं तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्या है और लायबिलिटी टू रजिस्टर क्या होता है, कि कब उत्तरदायित्व होता है बिजनेस को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने। लीजिए, तो सबसे पहले देखिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्या है। इसके पहले हम आप लोग बताए थे जीएसटी का स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या है कि जब हम अपने स्टेट से अपने स्टेट में करेंगे तो वो हमारा इंट्रा स्टेट यानी कि लोकल ट्रांजेक्शन कहा जाए। क्या कहा जाएगा? लोकल। यानी स्ट्रक्चर समझने से पहले आप लोग को सप्लाई शब्द आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? सप्लाई। और सप्लाई शब्द क्या है कि जीएसटी में जो कुछ भी हम सेल करते हैं, चाहे वो गुड्स हो या फिर वो सर्विस हो, हमारा क्या कहलाएगा? सप्लाई। और सप्लाई को कितने भागों में बांटा गया? चार। कितने भागों में? पहला हम पढ़े थे इंट्रा स्टेट सप्लाई। पहला क्या होगा? इंट्रा स्टेट सप्लाई। दूसरा क्या होगा? इंटर स्टेट सप्लाई। और तीसरा इनवार्ड सप्लाई। और चौथा आउटवार्ड सप्लाई। इंट्रा स्टेट क्या होगा? जब अपने स्टेट से अपने ही स्टेट में कोई वस्तु अगर जो सेल करेंगे तो वह हमारा क्या कहलाएगा? इंट्रा स्टेट सप्लाई कहलाएगा। इतना क्लियर है ना? और जब अपने स्टेट से बाहर जो कोई सप्लाई करेंगे वो क्या कहलाएगा? इंटर स्टेट। इतना तो याद रहेगा ना? और उसका समझ पड़े थे इनवार्ड और आउट। इनवार्ड कब होगा? जब हम कोई भी वस्तु खरीद रहे हैं तो खरीदते समय जो हमारी प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाएगी? और इनवार्ड होने पर हमें आईटीसी प्राप्त होता है। इनवार्ड होने पे क्या प्राप्त होता है? आईटीसी। और जब कोई वस्तु सेल करते हैं तो सेल होने पर क्या होता है? आउटवार्ड सप्लाई होता है। और आउटवार्ड सप्लाई होने पर हमें टैक्स लायबिलिटीज प्राप्त होती है। पढ़े आप लोगों ने? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, अगर जो 100 रुपए का कोई सामान आप खरीद रहे हैं और 5 रुपया जीएसटी दे रहे हैं, 5 रुपया आपके लिए क्या कहलाएगा? आईटीसी कहलाएगा। ये किसके लिए है? परचेज करते समय। और परचेज आपका क्या कहलाएगा? इनवार्ड। इतना क्लियर है ना? और वही चीज अगर हम सेल करेंगे तो सेल हमारा क्या कहलाएगा? आउटवार्ड कहलाएगा। और आउटवार्ड होने पर हमें क्या प्राप्त होता है? ये 5 रुपया टैक्स लायबिलिटीज। इतना क्लियर है ना? अब इसके बाद से जो हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, स्ट्रक्चर में हम लोग पढ़ा था जीएसटी कितने प्रकार के होते हैं? चार। जीएसटी कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन? सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और यूजीएसटी। इतना क्लियर है ना? जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि सीजीएसटी कब लगाते हैं। कौन सा जीएसटी? सीजीएसटी। इतना क्लियर है ना? और सीजीएसटी बाद पढ़े थे कौन सा? एसजीएसटी। उसके बाद से आईजीएसटी। और आईजीएसटी बाद से हम पढ़े थे कौन सा? यूटीजीएसटी। इतना क्लियर है ना? जब अपने स्टेट से अपने स्टेट में यदि यूपी के हैं और यूपी में ही कोई गुड्स परचेज या सेल करेंगे तो वहां पे दो टैक्स लगाए जाएंगे। कौन कौन? सीजीएसटी और एसजीएसटी। और अगर जो अपने स्टेट से बाहर चले जाएंगे, हमारा स्टेट यूपी में, और यूपी से अगर हम अदर स्टेट में चले जाएंगे तो वहां पे हमको क्या कौन सा जीएसटी लगाना होगा? आईजीएसटी। इतना क्लियर है ना? और वही अगर जो हम केंद्र शासित प्रदेश में चले जाएंगे तो क्या लगाना वहां पे? यूटी। इतना क्लियर है ना? और उसके बाद क्या हुआ? हाँ हाँ। तो मतलब हम यूपी में कोई गुड्स सेल कर रहे हैं, किस कोई बिना गुड्स सेल कर रहे हैं, वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों राज्य सेंट्रल गवर्नमेंट आएगा। नहीं देखो, अगर हमारा स्टेट यूपी में है और यूपी के किसी कस्टमर से अगर हम कोई वस्तु सेल कर रहे हैं, यूपी का ही वो व्यक्ति है, तो हम अपने गवर्नमेंट को जो हमारा सप्लाई उसको हम जीएसटी देंगे। जीएसटी तो हम उसी को देने जाएंगे ना, उसको टोटली हम पेमेंट करेंगे। लेकिन जब वो अपने गवर्नमेंट को पेमेंट करने जाएगा तो वहां पे अपने आप ये दोनों लोग डिवाइड कर लेंगे, आधा एस जीएसटी और आधा सी जीएसटी। यानी कि आधा हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेगा और आधा हमारा स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन अगर हम यूपी के हैं और यूपी से क्या हुआ? कैसे लड़ाई करते? कैसे लड़ाई कर रहे हैं? ठीक है, तो हमारा उत्तर प्रदेश कोई गुड्स लेकर यहाँ सेल कर दो। हाँ, दोनों राज्य हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का मालिक कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले ही है ना? उसी के अंडर में ही है ना? तो तुम अपने स्टेट से जब बाहर चले गए, तुम्हारे स्टेट गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप ही नहीं है। और उस स्टेट में जब तुम चले गए हो तो तुम उस स्टेट के नहीं हो ना, उस स्टेट के गवर्नमेंट का भी कोई हस्तक्षेप नहीं है। तो वहां पे अकेले कौन आएगा बीच में? सेंट्रल गवर्नमेंट। वही कलेक्ट करेगा। तो वहां पे बस एक ही जीएसटी लगेगा। कौन सा?
आएगी। लेकिन हम अपने स्टेट में रहेंगे तो हमारे भी स्टेट के गवर्नमेंट को आधा चाहिए कि नहीं चाहिए, तो आप हमारे स्टेट गवर्नमेंट ले लेगा और आधा कौन ले लेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। अभी छोटे बच्चे नहीं है सब पे लड़ाई करेंगे, आ रहा समझे ना। अब से और यूटीजीसी पता ही है यूनियन टेरिटरी होता है, जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उसमें लगाया जाता है, और किसके अंतर्गत आता है, जीएसटी के अंतर्गत आता है। इतना क्लियर है ना। और आगे हम पढ़ रहे थे रजिस्ट्रेशन, क्या पढ़ रहे थे लोग। अब रजिस्ट्रेशन क्या है, तो रजिस्ट्रेशन के पहले क्या था, टीआईएन, और टीआईएन का पूरा नाम क्या होगा, टैक्स आइडेंटिफिकेशन, जो आगे कह रहा है असाइन किया जाता था। ठीक उसी प्रकार जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होने के बाद बिजनेस को जीएसटीआईएन यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर असाइन। यदि आप अपना बिजनेस जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा दिए तो आपको एक नंबर दिया जाएगा, और वो नंबर का नाम क्या होगा, जीएसटीआईएन। और जीएसटीआईएन का पूरा नाम गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन। और यह कितने अंक का होता है, यह जीएसटीआईएन 15 डिजिट का होता है, जो पैन पर आधारित होता है, और जिसका स्ट्रक्चर भी दिया हुआ जो पिछली क्लास में आप लोगों को समझाए थे। जो शुरू का 2 होता है वो क्या होता है, स्टेट कोड। अपने यूपी का स्टेट कोड क्या आ जाएगा, 0। और बाकी जिस व्यक्ति का अगर जो रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है उस व्यक्ति का टोटली पैन नंबर आ जाएगा कितना, 10। इतना क्लियर है ना। तो टोटल कितना नंबर हो गया, 12 रहेगा कितना। अब इस टीम में सबसे पहले एक एंटिटी कोड होगा, आपके बिजनेस का कोड होगा। इतना क्लियर है ना। दूसरा क्या होगा, ब्लैंक कोड होगा, जो खाली जगह को भरने के लिए कोई कोड इस्तेमाल कर लिया जाएगा। तो याद रखिए 0 से लेकर के 9 के बीच में ही रहेगा। और जो ये रहेगा या तो अल्फाबेट हो सकता है, या तो 0 से लेकर 9 के बीच का कोई नंबर। इतना क्लियर है ना। और जो लास्ट वाला होता है ये चेकसम डिजिट होता है, कि आपके बिजनेस को पहचान करने के लिए, चेक करने के लिए कोई एक डिजिट निर्धारित किया जाता है। इतना क्लियर है ना। तो टोटल कितने अंक का हो जाएगा। लेकिन ये तो हम समझ गए बिजनेस को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। लेकिन नीचे दिया हुआ है लायबिलिटी टू रजिस्टर, आखिर उत्तरदायी तो किसका बनेगा जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने का। सब लोग तो नहीं करा सकते हैं ना। नहीं तो जो छोटा सा कोई किराना स्टोर खोल के बैठा हो उसको तो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा ना। तो एक लिमिटेशन दिया गया, यदि आप उस लिमिट को पार करते हैं तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना। क्लियर है ना। जो देखिए दे रहा है यहाँ पे क्या, ऐसे बिजनेस जो निर्धारित एनुअल एग्रेसिव टर्नओवर की लिमिट को पार कर लेते हैं उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन जीएसटी में कराना। सबके लिए 1 साल का एक लिमिटेशन दिया गया, 1 साल में आप कितने का टर्नओवर कर सकते हैं। यदि उससे अधिक वो टर्नओवर करते हैं तो उनको क्या करना होगा, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना हो। जो कह रहा है एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर के अंतर्गत सभी टैक्सेबल क्या कह रहा है, एग्जेम्प्ट और एक्सपोर्ट सप्लाई को शामिल किया गया। सबको शामिल किया गया है। कौन कौन, अगर आप टैक्सेबल गुड सप्लाई करते हैं, एग्जेम्प्ट यानी कि ऐसा गुड सप्लाई करते हैं जिसपे कोई टैक्स नहीं है, और अगला कह रहा है एक्सपोर्ट, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, इन सबको इसके अंतर्गत क्या किया गया है, शामिल किया गया है। जो कह रहा है एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट निम्नलिखित। यदि स्पेशल कैटेगरी में आते हैं, ऐसे बिजनेस, ऐसे कैटेगरी जहां पे बिजनेस का क्या है, जो बिजनेस देखा जाए बिजनेस का रेशियो अधिक है, उसको किसके अंतर्गत रखा गया है, स्पेशल कैटेगरी। और उस स्पेशल कैटेगरी में कितना कितना चले जाएंगे, यानी कि यदि आप इस स्टेट में हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश दिया है, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, और अगला क्या दिया है, हिमाचल। इस स्टेट में कहीं भी यदि आपका बिजनेस है और वहां पे यदि आप 20 लाख ही पार कर ले जाएंगे तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। हाँ, 1 साल में 20 लाख का टर्नओवर। और टर्नओवर का मतलब क्या होगा, परचेज और खरीदारी को मिला करके बुलाया जाता है टर्नओवर। क्या हुआ, हाँ तो उसको भी कराना होगा। आ रहा समझ में ना। और उसके अगला दे रहा है क्या, द रेस्ट ऑफ इंडिया, यानी कि इसको छोड़ करके बाकी अदर कोई भी इंडिया के अगर स्टेट आ जाएंगे तो उनका लिमिटेशन कितना दिया गया है, 40। अगर जो हम यूपी के हैं और 40 लाख तक टर्नओवर करते हैं 1 साल में तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन जैसे 40 लाख से अधिक हुआ तो बिजनेस को रजिस्ट्रेशन कराना हो। लेकिन हाँ कुछ ऐसे ही मैंडेटरी हैं, अगर जो हमारा बिजनेस 40 लाख तक नहीं पहुंचा तो भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। मतलब कुछ समझ में आ रहा है। अगर जो
हम कुछ स्पेशल कैटेगरी के अंतर्गत आ जाते हैं। हमारा स्टेट कहाँ पे, यूपी में है, और यूपी में कुछ ऐसे कैटेगरी बांटे गए हैं कि अगर जो आप लिमिट पार नहीं किए हैं और उस कैटेगरी में आ जाए तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना हो। जैसे देखिए दिया हुआ है, उस बिजनेस को अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा जो निम्नलिखित कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। क्या क्या, तो अगर कोई पर्सन या बिजनेस इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई करता है तो उसे अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा, भले ही उसकी एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट पार क्यों ना हो। समझ लीजिए, अगर जो हमारा स्टेट यूपी में है तो यूपी में तो 40 लाख होना चाहिए ना, लेकिन हमारा टर्नओवर 40 लाख नहीं है। लेकिन हाँ, इस कैटेगरी में है कि हमारा बिजनेस इंटर स्टेट, इंटर स्टेट का मतलब क्या होगा, अपने स्टेट से बाहर। अगर हम अपने स्टेट से किसी दूसरे स्टेट में टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई कर रहा है तो वहां पे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना हो। एक बार समझ लीजिएगा, अगर जो हमारा बिजनेस कहाँ पे है, यूपी में, और हमारा जो टर्नओवर है वो 40 लाख नहीं, कितना नहीं है, 40 लाख नहीं है, लेकिन हम इस कैटेगरी के अंतर्गत आ गए। किसके अंतर्गत, हमारा जो बिजनेस वो टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई करता है। टैक्सेबल को मतलब समझा रहा है ना, जिस वस्तु पे टैक्स लगा हो। अगर जी मार्कर पेन है और इस पर टैक्स लगा हुआ है और हम अपने स्टेट से जो अदर स्टेट में इसको सेल कर रहे हैं तो हम इस कैटेगरी के अंतर्गत आएंगे कि नहीं आएंगे, आ जाएंगे ना। तो भले ही हमारी टर्नओवर 40 लाख नहीं एक साल का, फिर भी हमको जीएसटी में क्या कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना। इतना क्लियर है ना। दूसरा दे रहा है, अगर कोई कैजुअल एंड नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है तो उसे अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा, भले ही उसकी एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट कम हो। अब आपका जो टर्नओवर वो 40 लाख नहीं, उससे कम ही है। आपका रेजिडेंस कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में, और आप बिहार में या किसी अदर स्टेट में जाकर वहां अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो आप निवासी कहाँ के हैं, उत्तर प्रदेश के, और आप जाकर के बिजनेस कहाँ किए हैं, बिहार। तो उस कंडीशन में आपके बिजनेस का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी। समझा रहा है ना। पहला क्या था कि अगर जो हम टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं, किसकी सप्लाई कर रहे हैं, टैक्सेबल चार्जेस, यानी कि टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई करें तो क्या कराना हो, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना। और दूसरा क्या है, नॉन रेजिडेंट, अगर जो हमारा स्टेट कहीं और है, कहीं और हम निवासी हैं और किसी और स्टेट में जाकर बिजनेस करें तो उसके पास कुछ प्रूफ होना चाहिए ना। हाँ, अपने स्टेट में रही तो ये है कि हाँ ये हमारे यहाँ का निवासी है, लेकिन कहीं और चले तो वहां का निवासी बनना पड़ेगा ना। तो निवासी बनना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपको क्या कराना होगा, रजिस्ट्रेशन कराना होगा। निवासी कब बनेंगे, जब कुछ दिन तक वहां प्रॉपर रहने लगेंगे, घर हो जाए तब तो वहां के निवासी बन जाएंगे ना। लेकिन घर नहीं है, हम रेंट पे लेके कोई बिजनेस कर रहे हैं तो वहां पे क्या कराना होगा, रजिस्ट्रेशन कराना। हाँ, अगला, हाँ हम लोग यहाँ लिखते हैं तो जब स्टेट की जगह पर आधार कार्ड उत्तर प्रदेश लिखते हैं तो बिहार गवर्नमेंट की लिस्ट हो जाता है। क्या क्या, तो आप बिहार लिखा है। नहीं, जब तक वहां के आप निवासी नहीं बनेंगे तब तक नहीं लिखा जाएगा। जब वहां आपके निवासी बनेंगे तो आपको अपना आधार अपडेट कराना होता है, तब आप वहां के निवासी बनेंगे। क्या हुआ, अब उस जहाँ पे आप रहेंगे उस प्रधान से जाके कहिएगा, प्रमाणित कराइएगा, तब जाके हमारा रजिस्ट्रेशन होगा। आ रहा समझे ना, क्योंकि प्रधान ही प्रमाणित करता है कि हाँ ये हमारे यहाँ का निवासी है। आ रहा समझे ना। अब देखिए उसके जस्ट नीचे कह रहा क्या, जो बिजनेस रिवर्स मैकेनिज्म यानी कि आरसीएम के अंदर टैक्स पे करने के लिए लायबल हो उसे अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना हो। अगर जो आप क्या कर रहे हैं, सपोज करिए 100 रुपए का सामान खरीदे तो कितना टैक्स दे दिए, 5 रुपए। और कस्टमर से आप अगर जो 120 ग्राम बेचना तो टैक्स कितना ले लिए, 6 रुपए। तो आप एक्स्ट्रा कितना लिए, तो ये आपको 5 रुपए रिवर्स करके कृपया वापस करना हो, नहीं करना हो गवर्नमेंट। तो अगर जो आप ऐसा काम करते हैं तो भी आपको बिजनेस रजिस्ट्रेशन कराना हो। इतना क्लियर है ना। अब वैसे और आप लोग देखेंगे तो कई सारे यहाँ पे दिया हुआ है कैटेगरी की, अगर जो आप इसके अंतर्गत आते हैं तो आपको अपना जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना हो। जैसे नीचे वाला दिया है, भारत से बाहर की कोई ऐसी कंपनी जो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डाटाबेस एक्सेस की सर्विस भारत के भीतर किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को देते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना। सपोज करिए भारत के बाहर किसी दूसरे कंट्री का कोई कंपनी है और जो भारत की किसी व्यक्ति का इंफॉर्मेशन ले रहा है
तो उसको भी अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना हो। इतना क्लियर है ना। और जब आगे जाएंगे तो ये थोड़ा सा आप लोग पढ़ लिए इसके बीच में जो है, और जब आगे आएंगे तो अगला एक क्लास दिया कौन सा, ऐसे बिजनेस जो टीडीएस डिडक्ट करते हैं उसे अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना हो। टीडीएस एक प्रकार का टैक्स है, और यदि आप वो टैक्स डिडक्ट करते हैं, कटौती करते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, अपना जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना। क्या हुआ, टैक्स, टीडीएस एक टैक्स होता है जो ज्यादातर सैलरी के ऊपर लगाया जाता है। क्या हुआ, टैक्स डिडक्शन सर्विस ऐसे करके कुछ होता है। चलो सर्च कर लेते हैं, कंफर्म पता चल जाएगा। सर्च कर लीजिए फुल फॉर्म ऑफ टीडीएस। वही दे रहा है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टीडीएस का पूरा। आ समझे ना। और ये ज्यादातर किसके ऊपर लगाया जाता है, जैसे जो आपका बिजनेस है, आप टैक्स पे करते हैं, और उसके साथ साथ आप अपने एम्प्लॉय को रखे हुए हैं, उसको सैलरी दे रहे हैं, उसी के ऊपर ज्यादातर डिडक्शन किया जाता है। आ रहा समझ में ना। हाँ, अब वहाँ के उनसे जाके पूछना। एक तो वैसे प्राइवेट स्कूल में सैलरी कम रहता है, उससे भी चाहते हो काट दिया जाए टैक्स, है ना। क्या हुआ, तो जाके तुम लोग उससे पूछो, प्रिंसिपल से पूछो। क्या हुआ, नहीं यार, कहीं भी प्राइवेट कॉलेज का यही है, कहीं भी जाओगे कम ही दिया जाता है। वहाँ प्राइवेट में टैक्स नहीं होगा ना, गवर्नमेंट में ही टैक्स लगेगा। अब पता नहीं, प्राइवेट कॉलेज वाले से पूछना पड़ेगा मुझे भी, वही बताएंगे। आप अब बताओ, किसी कॉलेज से जाके पूछ के आएंगे तब बताएंगे। चल, तो यहाँ तक लगभग क्लियर है ना। शांत रहो लोग, यहाँ तक क्लियर है ना। हाँ, क्या हुआ, हाँ, क्यों, तुम लोग पढ़े हो कि जिसका टर्नओवर अधिक है उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। क्या हुआ, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना होगा, इसका भी टैक्स पे करना होगा। आ रहा समझ में ना, ऐसा नहीं है। आप लोग पहले पढ़े हैं कि जिसका टर्नओवर 1 लाख से अधिक है, कितना 40 लाख दिया है ना, 40 लाख से अधिक उनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना हो। आ रहा समझ में ना। हाँ, 40 लाख से ज्यादा हो, बिजनेस करते हैं, वहां पे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना हो। आ रहा समझ में ना। चल, हाँ, इसके बाद से अगला हम लोग का आता है क्या, टाइप्स ऑफ डीलर। टाइप्स ऑफ डीलर का मतलब क्या है कि जो लोग गुड्स सप्लाई करते हैं ना, उनको क्या कहा जाता है, डीलर कहा जाता है। और ये डीलर कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखिएगा 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। कौन कौन, तो सबसे पहला दिया है रेगुलर डीलर, और दूसरा दिया है कंपोजिशन डीलर। पहला क्या दिया है, रेगुलर, और दूसरा क्या दिया है, कंपोजिशन। तो याद रखिए, रेगुलर के कैटेगरी में कौन आएंगे और कंपोजिशन के कैटेगरी में कौन आएंगे। आप लोग ये तो पढ़े हैं ना कि 40 लाख प्लस होगा तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना कराना होगा ना। लेकिन जैसे 40 लाख से अधिक अगर जो काफी लोग जाने लगे, तो अगर जो एक साथ सब लोग टैक्स पे करने जाएंगे तो ये पॉसिबल नहीं है सबको एक साथ कलेक्ट कर पाए। इसलिए 2 ग्रुप में बांट दिया गया, पहला कौन हो जाएगा, रेगुलर, और दूसरा कौन हो जाएगा, कंपोजिशन। क्या हुआ, तो साल में ही एक बार पूरा टर्नओवर लिया जाएगा। आ रहा समझे ना। हाँ, अब याद ध्यान दीजिए, यहाँ पे कह रहा है कि टाइप्स ऑफ डीलर कितने भागों में बांटा गया है, तो टर्नओवर के आधार पे, यानी कि एक साल में जो टर्नओवर करते हैं उसके आधार पे कितने भागों में, पहला क्या है, रेगुलर, और दूसरा कंपोजिशन। अब जिनका टर्नओवर, थोड़ा सा चेंजिंग कर लीजिएगा, यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 1 करोड़ दिया हुआ है ना, तो आप लोग नोट से बना लीजिएगा 1.5 करोड़। पहले 1 करोड़ था, लेकिन अब बढ़ा कर दिया गया 1.5 करोड़। हाँ, बना लीजिए, पहले 1 करोड़ ही था, लेकिन पिछले साल से बढ़ा दिया गया, कितना कर दिया गया, 1.5 करोड़ कर दिया गया। दोनों में, ऊपर वाले में भी और नीचे वाले में भी। यहाँ कितना रहेगा, 1.5। हाँ, याद रखिए, कह रहा है कि रेगुलर डीलर ऐसे डीलर जिनका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से क्या होगा, ज्यादा हो। अगर जो आपका बिजनेस है 40 लाख से अधिक है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना होगा, ये तो अनिवार्य है ना। लेकिन इसको कितने कैटेगरी में बांटा गया है, 2। कौन कौन,
रेगुलर और कंपोजिशन। तो रेगुलर में कौन चले जाएंगे? कई लोग पता है क्या जवाब देते हैं? तुम तीनों क्या बात कर रहे हो जी? इसी बात करोगे कैसे? आज से हमारा ज्यादातर ध्यान तुम लोग बस बस के रहो तुम। हाँ समझ लेती। तो आप लोग क्या जवाब देते हैं? जो डेली का डेली ट्रांजेक्शन करते हैं वो रेगुलर में आए, और जो कभी कभी ट्रांजेक्शन करते हैं वो कंपोजिशन में। यही होगा ना? रेगुलर टर्नओवर के आधार पर डिवाइड किया गया। जिनका टर्नओवर 1,01,5 करोड़ से अधिक होगा वो किस में आएंगे? रेगुलर में। और जिनका 1,05 करोड़ से कम होगा वो किस में आएंगे? कंपोजिशन। हाँ एक से याद रखिएगा, जो रेगुलर है उस वो बाध्य है। बाध्य का मतलब समझ रहे हैं ना, कि वो न चाहते हुए भी उसको रेगुलर में जाना पड़ेगा जिनका टर्नओवर 1,05 करोड़ से अधिक। अगर हमारा बिजनेस है 1,5 करोड़ से हमारा टर्नओवर अधिक है, हम चाहते नहीं हम कंपोजिशन में रहेंगे, पॉसिबल नहीं, हमको किस में जाना होगा? रेगुलर में। लेकिन अगर हमारा टर्नओवर 1,5 करोड़ से कम है तो हम किस में आ जाएंगे? कंपोजिशन में। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम रेगुलर में रहना चाहते हैं कि कंपोजिशन। क्या हुआ? 1 साल का टर्नओवर। 1 साल समझ रहे हो ना? आप लोग अकाउंटिंग पीरियड पढ़े थे ना, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और कब खत्म हो जाएगा? 31 मार्च। अब यही 1 साल का टोटल टर्नओवर काउंट किया जाएगा। उसका एग्जांपल क्या है? जिसका टर्नओवर 1,05 करोड़ से अधिक वो रेगुलर में चला जाएगा। अब पता नहीं किसका बिजनेस हम देखने जाएंगे। हाँ अंबानी को ले लेते। कंपोजिशन का तुम अपना ही बिजनेस, कोई बिजनेस। इतना समझा रहा है ना? हाँ तो ध्यान दीजिए, इसके पहले आप लोग पढ़ करके आइएगा, एक बार सारा पूछेंगे फिर जाके आप लोग बताएंगे टाइप्स ऑफ डीलर। इतना क्लियर है ना? और टाइप्स ऑफ डीलर में इतना याद रखिएगा कि जो जिनका टर्नओवर 1,05 करोड़ से अधिक है वो किस में आ जाएंगे? रेगुलर में। और जिनका कम हो किस में आएंगे? कंपोजिशन में। और हाँ आप लोग जो जीएसटी पेबल अमाउंट निकाल रहे थे ना, वो यही रेगुलर में ही निकलेगा। रेगुलर में देखिए जीएसटी पेबल क्या दिया है? टैक्स लायबिलिटी माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है और टैक्स लायबिलिटीज क्या आप लोग पढ़े हैं ना, कि परचेज करते समय जो टैक्स पे करेंगे, अगर जो 100 रुपए का कोई सामान खरीद रहा है और 5 रुपया टैक्स है, 5 क्या है? और अगर यही 120 रुपये हम सेल कर रहे हैं और 6 रुपया जीएसटी लिया है, हमारा क्या है? टैक्स लायबिलिटीज। तो जीएसटी पेबल अमाउंट कब निकलेगा? तो टैक्स लायबिलिटी यानी कि 6 में से माइनस करें कितना? आईटीसी 5, ये कितना आएगा? यही 1 रुपया गवर्नमेंट को क्या करना होगा? पेमेंट करना। इतना क्लियर है ना? कोई दिक्कत इसमें? तो यहाँ तक आप लोग पढ़ के आइए, फिर आप लोग बताते हैं अगली क्लास में।